हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट नंबर 17। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनका जो टेस्ट नंबर फर्स्ट था, जब इनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था 17 मार्च 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो वही टेस्ट पेपर जो है कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो 2023 की है, जिसे हम लोग नहीं करते हैं। 2024 वाले करंट अफेयर्स लगातार मैं करा रहा हूँ, जिसमें जनवरी भी कंप्लीट हुआ, फरवरी, मार्च और मई भी कंप्लीट हो गया है। 1 से 2 दिन में आपको अप्रैल, जून, जुलाई का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 125 क्वेश्चन होंगे आपके जो जीएस के होते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होते, चाहे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस वगैरह देख लो। तो इन सभी चीज़ों को आज हम सॉल्व करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहीं पर इसकी पीडीएफ में पोस्ट कर देता हूँ हर एक टेस्ट पेपर की क्लास के बाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और अभी आप लोगों के लिए मेंस के भी जो टेस्ट पेपर होते हैं, जो मेंस के ऑब्जेक्टिव वाले 2012 से 17 तक आते थे, वो मैं घटना चेक पब्लिकेशन के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। उसकी भी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र 1924 को सजा नहीं प्राप्त हुई थी इसे, यानी कि किसे कानपुर षड्यंत्र में सजा नहीं हुई। अगर आप देखोगे, श्रीपाद अमृत डांगे जी को सजा मिली थी, मुजफ्फर अहमद जी को सजा मिली थी और शौकत उस्मानी जी को सजा मिली थी। साथ ही साथ इसमें एक नलिन गुप्ता जी थे, उनको भी सजा दी गई थी, परंतु एमएन रॉय साहब इसमें सजा प्राप्त करता नहीं थे। हालांकि इन सभी लोगों को 4 वर्ष की सजा मिली थी। कितने समय की सजा मिली थी? 4 वर्ष की। अच्छा, ये मामला क्या था? मामला ये था कि समाजवादी पार्टी की जो साम्यवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना को लेकर जो प्रयासरत नेता लोग थे, जब उनके 1924 में कानपुर में मीटिंग हो रही थी, तो वहीं से उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया कि ये लोग देशद्रोह या राजद्रोह की नीति बना रहे हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि जो 1917 की क्रांति हुई थी, वर्ल्ड के स्तर पे रूस में हुई थी, लेनिन के द्वारा हुई थी। साम्यवादी क्रांति जो मार्क्स के विचारों पे आधारित थी। और उसी समय जो यूरोप के देश थे, अमेरिका के देश थे, ये लोग अपनी पूंजीवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहते थे, उदारवादी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इसके विरोध में रसिया और साथ में और भी रसिया के आसपास के जो पूर्वी देश थे, वो सभी एकजुट होकर साम्यवादी नेताओं को आगे लेकर चल रहे थे। और वही प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा था। तो ब्रिटिश वाले सोच रहे थे कि अगर यह प्रभाव बढ़ता गया तो पूंजीवाद और उदारवादी विचारों को खतरा पैदा होगा। इसीलिए इन्होंने इनकी कमर तोड़ने के लिए ही कानपुर षड्यंत्र केस लगा दिया। हालांकि उसमें एमएन रॉय जी जो है कि बच गए और उनके ऊपर कोई भी सजा नहीं लगी। फिर भी 1925 में आगे चलकर साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो जाती है, जिसे हम लोग सीपीआई कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो आज भी आप देखते हो। और उसका पहला विभाजन 1964 को होता है। विचारों को लेके कुछ लोग लेनिन को मानते हैं, कुछ लोग मार्क्सवादियों को मानते हैं। तो इसी के बाद सीपीआई एम का भी निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। मतलब यहाँ पे लिख रहा है कि स्वीकार कर लिया था, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अस्वीकार कर दिया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत के दृष्टिकोण से बेहतर था, क्योंकि उसने सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। और इसी चीज को लेकर फिर जो मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह थे, इन्होंने कहा कि नहीं, जब हमें पाकिस्तान नहीं दे रहा तो हम कैबिनेट को भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। दूसरा है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनाव में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। हालांकि आगे चल के माउंटबेटन के प्रयासों से फिर लियाकत अली इसमें शामिल हो जाते हैं। हालांकि लियाकत अली के साथ 4 और सदस्य शामिल होते हैं, तो टोटल मुस्लिम लीग से 5 सदस्य आते हैं। और लियाकत अली को सबसे प्रमुख पद मिलता है वित्त मंत्रालय का, अर्थात जिसके पास पैसा रहेगा वही सारा करता धरता होगा। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा था कि जिससे मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की जो बहस है उसको छोड़ दे और फिर भारत सरकार के साथ शामिल होकर भारत का एक समग्र विकास करने की ओर आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव लगता है तो अराजकता के भंवर में ही छोड़ दो। मतलब भारत को या तो भगवान के भरोसे छोड़ दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, भगवान भी इनका साथ नहीं दे सकता, तो आप अराजकता के ही भंवर में छोड़ दो। हम जैसे भी होंगे हम अपने आप को खड़ा कर लेंगे, उठ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये स्टेटमेंट आपको हरिजन पत्रिका में दिया गया था। किस में दिया था इन्होंने? हरिजन पत्रिका में। हालांकि इन्होंने 3 अलग अलग ऐसी पत्रिका लिखी, हरिजन पत्रिका,
हरिजन और हरिजन बंधु। हरिजन पत्रिका की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन अगर इसी के साथ तो जो हरिजन बंधु है दोस्तों क्या है, इन शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, हरिजन बंधु पत्रिका आपके हिंदी में है। और एक इन्होंने जो हरिजन पत्रिका निकाली थी वो आपकी मूलतः अंग्रेजी में आती है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग एक ही नाम से संबंधित है, जिसमें हरिजन होगी अंग्रेजी, हरिजन पत्रिका गुजराती और हरिजन बंधु हिंदी। तो हरिजन पत्रिका में ही इन्होंने कहा था कि भारत को या तो भगवान के भरोसे छोड़ दो या फिर अराजकता के भंवर में ही छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो बस किसी भी तरीके से। तो ये हो गया आपका प्रश्न। नेक्स्ट है आपका, कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि से संबंधित जो रॉयल कमीशन की स्थापना थी वो वर्ष 1928 में की गई थी। और इसी समय आपको भी पता है कि 1928 में ही भारत में साइमन कमीशन भी आया था। तो ये बिल्कुल मत कर देना कि साइमन कमीशन को ही रॉयल कमीशन कहीं मान बैठो, ये अलग है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसी समय एक 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि ICA मैं कह सकता हूं, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर को भी स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगर मैं बात करूं सुभाष ब्रिगेड की, तो सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व शाहनवाज खान साहब कर रहे थे, नेहरू ब्रिगेड का नेतृत्व GS ढिल्लों साहब कर रहे थे, और रानी झांसी रेजिमेंट की जो नेतृत्व करता थे वो लक्ष्मी सहगल थे। परंतु गांधी ब्रिगेड की बात अगर हम करें तो इनके जो नेतृत्व करता थे वो इनायत खान साहब थे। कौन थे? इनायत खान साहब थे। और गुलजारा सिंह किसके नेतृत्व करता थे? तो गुलजारा सिंह आजाद ब्रिगेड के थे। किसके थे दोस्तों? आजाद ब्रिगेड। ये आपके आजादी के दौरान जो अलग अलग मोटिवेशन देने के लिए अलग अलग जो नेतृत्व करता थे उनके नाम से सेनाएं तैयार की गई थी, तो उसी से मिलान करना था और जो नेतृत्व करता थे। तो सुभाष ब्रिगेड कौन हो गए? शाहनवाज खान हो गए। नेहरू ब्रिगेड GS ढिल्लों हो गए, और रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल हो गए, और गांधी ब्रिगेड के लिए इनायत खान रहेंगे, और गुलजारा सिंह जो थे आजाद ब्रिगेड के लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस समय रात के 3 बज रहे हैं और आप ही लोगों के लिए क्लास बन रही है। बस थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरी क्लास मिलेगी पूरी डिटेल से, जैसे अभी तक लगातार लास्ट 16 टेस्ट आपको देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर आगे प्रश्न की बात करें कि 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा मतलब प्रारंभिक किया गया? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। और इन्होंने इस पत्र को 1832 में निकाला था। मुख्य रूप से अगर आप फोकस करोगे तो ये जो दर्पण था, ये दर्पण नामक जो साप्ताहिक पत्र था, ये ब्राह्मणवादी कट्टरता के खिलाफ था। ब्राह्मणवादी जो कट्टरता थी उसके खिलाफ लाया गया था, या उसकी आलोचना की जाती थी इसमें। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने निकाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। अगर मैं बात करूं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता भैया? तो 1766 से 69 तक होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये आपके होते हैं 1845 से 46 तक होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये आपका होता है 1775 से 82 तक। तो यहाँ पर आप देखोगे क्रोनोलॉजी के साथ, तो सबसे पहले आपको प्रथम आंग्ल मैसूर देखने को मिलता है, फिर मराठा आएगा, फिर सिख आएगा। तो 1, 3, 2, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि की बात करूं तो उसका नाम था मद्रास संधि, जिसमें मैसूर के शासक जो हैदर अली होते हैं और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलते हैं अंग्रेज। यहाँ पे आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो इसकी संधि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंग्ल मराठा की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सालबाई की संधि होती है जो सामान्यतः 20 ईयर की पीसफुल संधि मानी जाती है, यानी कि संधि वार्ता के तौर पे ये कहते हैं कि शांति की संधि रहेगी 20 वर्ष तक। और इसी का परिणाम होता है कि आगे चल के मौका ढूंढते ही अंग्रेजों ने मराठा प्रशासन में इंटरफेयर किया और 1802 में बेसीन की संधि कर लेते हैं। हालांकि बेसीन की संधि को जो मराठा थे वो बहुत अपने लिए अपमानजनक मानते थे कि हम मतलब इतने कमजोर हो गए हैं या अपने शासन सत्ता के लिए इतने क्या कहते हैं गिरे हुए हो गए कि हमने अंग्रेजों का इंटरफेयर क्या किया, स्वीकार कर लिया। और ये बहुत अपमान की संधि मानी जाती है और 1802 से ही इन्हें प्रवेश मिल जाता है मराठा की राजनीति में प्रवेश करने का अंग्रेजों को। कमेंट सेक्शन में बताना कि 1802 में कौन व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी बेसीन की, ये आप लोगों को बताना है। मैंने यहां तक आपको चीजें बता दी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा
सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया जाता था? हालांकि यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो लगभग तीनों पत्रिकाएं इन्हीं की हैं, ब्राह्मणिकल मैगनीज मैगजीन या फिर मिरातुल अखबार या संवाद कौमुदी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा संवाद कौमुदी। हालांकि राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। और सती प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो 1829 में एक कानून लाया गया जिसकी धारा नंबर 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी माना गया, अर्थात कि मतलब अपराध घोषित किया गया। और उस समय आपके गवर्नर जनरल थे बेंटिक साहब, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये हो गया इसका। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम विषाणु की बात करते हैं तो देखिए विषाणु एक अकोशिकीय होती है क्योंकि इनमें सेल नहीं होती है और सामान्यतः ये न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें प्रियॉन की तो ये प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल नहीं, केवल प्रोटीन से बने कण होते हैं प्रियॉन। ये कई बार टेस्ट पेपर मैंने आपको करा दिया है, तो हो सकता है इस बार ये एग्जाम में आने के चांसेस हो क्योंकि ये इससे संबंधित कुछ चीजें या नई डिबेट इस पे चल रही हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है क्योंकि ये केवल प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होता है। जीव द्रव्य की बात करेंगे जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो ये मुख्य रूप से या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसकी जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसमें एटीपी का निर्माण होता है, अर्थात कि एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का एक फॉर्म होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो बी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है? तो भाई पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना। अब देखिए पर्णहरित की बात करें तो कहीं ना कहीं भोजन बनाने की जो क्षमता होती है कवक में तो होती नहीं है, फंगस में नहीं होती है, जीवाणुओं में भी नहीं होती। कुछ जीवाणु होते हैं, 2-3 जीवाणु मैं कह सकता हूं कि जिसमें होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि पूर्ण परजीवी पौधे में भी नहीं पाया जाता लेकिन यूग्लिना में पाया जाता है। अब यूग्लिना की विशेषता क्या है? ये आपके पादप और जीव जंतुओं के मध्य की एक कड़ी होती है, अर्थात ये परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक ऐसा जंतु मान सकते हो जो क्लोरोफिल से युक्त होता है। बाकी सभी जंतु बिना क्लोरोफिल के होते हैं क्योंकि वो निर्भर होते हैं पेड़ पौधों पर भोजन के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन का पाचन कहां से आरंभ होता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय से। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत जल्दीबाजी में बस उन्होंने देखा मुख गुहा और शुरू हो गए। ध्यान से समझो, जब आप भोजन मुंह में रखते हो तो वहां पे जो आपके मुंह में जो लार होता है, सलाइवा होता है, जिसकी वजह से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू होता है, तो वहां पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इट मीन्स कि आप जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या मंड जो भी आप कह दो, जब आप उसका भोजन को ग्रहण करते हो तो वहां पर सबसे पहले वो क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का विघटन। लेकिन उसके अंतर्गत जो प्रोटीन मौजूद है उसका सबसे पहले जो पाचन होता है, प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो अमाशय में आते हैं, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है आपका रेनिन। अब जैसे बच्चा है, बच्चे ने जो है कि दूध पिया, तो दूध को पचाने के लिए जो दूध की प्रोटीन होती है जिसे हम कैसीन कहते हैं, उसको पचाने के लिए रेनिन नाम के एंजाइम की आवश्यकता होती है। हालांकि रेनिन एंजाइम वयस्कों में नहीं मिलता है क्योंकि वयस्क की जो बॉडी होती है वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है कि वो दूध को आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन छोटे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, तो उनमें ये रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन की बात करेंगे तो ये भोजन की जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। तो इतना याद रख लेना, अलग अलग जगह से होता है। तो मुख से क्या होता है, आपके मुख गुहा से भोजन का पाचन होता है, इसमें मुख्य रूप से स्टार्च, मंड, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अमाशय से क्या होता है, पेट से सबसे पहले आपके प्रोटीनों का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं रुधिर प्लेट के संदर्भ में। तो रुधिर प्लेट के संदर्भ में क्या होता है, या ब्लड प्लेटलेट्स कह सकते हो, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो अगर आप इसे देखोगे कि इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही। प्लेटलेट्स में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यह सभी मनुष्यों और जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो जंतुओं के रुधिर में नहीं, ओनली और ओनली मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। किसमें? मनुष्य के रुधिर में, यानी ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। और ये रुधिर का थक्का बनाती है, बिल्कुल। अगर प्लेटलेट्स है तभी हमारे बॉडी के बाहर जो कट फट जाता है तो वहां पे थक्का बन जाता है और इजीली जो है कि ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, बिल्कुल सही। और इसे आप लोगों ने कार्यवाहक के नाम से भी पढ़ा होगा। अच्छा, ये कब हो सकता है? कार्यवाहक
जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कब होती है? सामान्यतः उनकी नियुक्ति दो परिस्थितियों में होती है। पहली, या तो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, यानी कहीं फॉरेन विजिट पे गए हुए हैं, किसी भी मामले के लिए गए हुए हैं, या दूसरा, या वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। जैसे मान लो कहीं बीमारी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई या उनका मानसिक दिवालियापन हो गया, विकृति हो गई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक के रूप में होगा, जब तक परमानेंट सीजीआई ना आ जाए तब तक के लिए अपॉइंट कर सकता है, और ये प्रावधान आर्टिकल 126 में दिया हुआ है। वहीं अगर मैं 127 की बात करता हूं तो इसी में एक और न्यायाधीशों की बात की जाती है जिसे हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और ये कोरम की पूर्ति के लिए होते हैं कि जब तक जो कोरम होती है गणपूर्ति वो पूरी ना हो, जिसके लिए कार्रवाई जरूरी है, तो यहां पर 127 का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेने की आवश्यकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कोई प्रोविजन नहीं है, वो किसी से भी कोई परामर्श नहीं लेगा। देखो, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता था, लेकिन जब वो खुद ही बेचारे अनुपस्थित है या विकृत हो गए, दिवालिया हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो किसी से परामर्श नहीं लेता, स्वविवेक पे छोड़ दिया जाता है, और वो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो आर वाला यहां पे गलत हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है? तो आप देखोगे नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया, भोजपुरी, अंग्रेजी, राजस्थानी आज भी 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं उनमें शामिल नहीं है। नेपाली को जो है शामिल किया गया था वो किसके द्वारा? तो 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जब सबसे पहले शामिल हुई, नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं शामिल की गई थी, उसी दौरान नेपाली भी शामिल हुई थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 21वें संवैधानिक संशोधन और 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं इसमें ऐड ऑन की गई हैं, ये मैंने आपको पूछना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, कार्यपालिका या प्रशासन अर्थात ब्यूरोक्रेसी या सरकार कभी भी कर को नहीं लगा सकती अकॉर्डिंग टू 265, क्योंकि संविधान का जो प्रोविजन है आर्टिकल 265 सीधे सीधे भाषा में कहता है कि विधि के बिना, क्या लिखती है कि विधि के बिना किसी भी कर का अधिरोपण, संग्रहण, अधिरोपित कुछ भी नहीं किया जा सकता, और इसको विधि बनाने की जो शक्ति होती है केंद्र स्तर पे संसद को होती है और राज्य स्तर पे विधानमंडल को होती है। तो ये दोनों जब तक विधि नहीं बनाएंगे तब तक केंद्र सरकार किसी भी टैक्स को अधिग्रहित या संग्रहित नहीं कर सकती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में है और न ही राज्य सूची में है, उन पर केंद्र सरकार कर लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। संघ सूची में अगर होता तो संसद बना देती, राज्य सूची में होता तो राज्य गवर्नमेंट बना देती यानी राज्य विधानमंडल, या फिर अगर समवर्ती सूची में भी होता तो वहां पे संसद या राज्य विधानमंडल बना सकती थी। परंतु कोई ऐसे विषय जो न तो राज्य में, न समवर्ती में, न संघ में, अर्थात जो विशिष्ट विषय हो गए, इन पे कर लगाने का काम केंद्र सरकार कर सकती है। तो दूसरा तो सही हो गया, पहला नहीं, क्योंकि पहला अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग सीधे सीधे लिखा है कि विधि के बिना कोई कर का प्राधिकार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी आपकी सोशल आईडी है। चलिए देखते हैं धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है। धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 110 के तहत जो डेफिनेशन दी गई है धन विधेयक की, जैसे सरकार के द्वारा उधार लेना हो गया, या फिर सरकार पे जो मतलब कि संचित निधि पे जो भारित व्यय होते हैं, संचित निधि पे जो मतदान योग्य व्यय होते हैं, ये सभी के सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। या किसी नए कर का अधिरोपण करना या किसी पुराने कर को समाप्त करना, ये सभी धन विधेयक में आ जाते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। केवल वहां पे जब दिया जाता है लोकसभा से पारित होने के बाद, तो केवल वो 14 डेज तक ही अपने पास रख सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वित्त विधेयक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वित्त विधेयक आर्टिकल नंबर 117 में आता है और धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में आता है। देखिए, सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो जाए। हाँ, यहाँ पे ये बात सही है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, बिल्कुल सही। और जो मैं बताना चाह रहा था कि आर्टिकल 117 के तहत
कोई सभी के सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आते हैं कि क्या प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तीसरा भी सही है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन सबसे बड़ा काम करता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पे ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। तो जब एक बार आपसे किसी मुद्दे पर अनुमति ले ली गई है उसे प्रस्तुत करने के लिए, तो आप उस पर फिर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हो। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 17, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन, जिसको हम लोग कहते हैं सृजन या उत्साधन, जो कि संसदीय भाषा यानी कि संवैधानिक भाषा में लिखा गया है कि सृजन या उत्साधन का अधिकार आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद को है, तो बिल्कुल सही है। और इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं मेरे दोस्त, इसके लिए केवल सामान्यतः साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि 2/3 सदस्यों की अनुपस्थिति और मतदान करने के साथ जो विशेष बहुमत होता है, इस विशेष बहुमत से अगर पर्टिकुलर राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा जब बिल को पारित करती है और संसद से अनुमोदित करती है कि हमारे यहाँ एक विधान परिषद देने की कृपा करें, तो आर्टिकल 169 के तहत संसद एक साधारण बहुमत कर लेती है, उससे ही पारित हो जाता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही। इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए, यह भी सही है। और इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर देखिए पूरा स्टेटमेंट सही है, केवल एक जगह गलत है, अनिश्चित काल तक नहीं दोस्तों, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के लिए ही बस राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप ऐसे अनिश्चित काल तक चलते रहोगे तो भारत की जो निर्वाचन संस्था है, निर्वाचन आयोग, उस पर विश्वास खत्म हो जाएगा कि क्या वो इलेक्शन नहीं करा पा रही है, या फिर जो संवैधानिक पद होते हैं जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया या विधानमंडल हो गया, इन पर लोगों को भरोसा नहीं रहेगा कि ये तो अनिश्चित काल तक चल रहे हैं। तो 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कराने या नई सरकार गठित करने का प्रोविजन होता है। तो यहां पर यह बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, और यहां पर दे रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से भी अनुमोदित की जा सकती है, तो यह बात भी सही है, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष प्रकार से संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल तीसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि अनिश्चित काल नहीं, केवल 3 वर्ष तक के लिए कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर पे, अगर हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नंबर 143 की बात करें तो इसमें परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात की गई है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट देखें कि सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, तो प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह, तो बिल्कुल नहीं। फिर सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो सलाह दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहां पर यह राष्ट्रपति के द्वारा मानना अनिवार्य नहीं है कि वो सलाह को मानेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर पे। संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन की बात करें, तो ये सीधा सीधा प्रश्न कहता है कि यह विशेष इजाजत से संबंधित होता है, सही है। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान है, यह भी सही। अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि विशेष इजाजत का मतलब ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार ये मामला बहुत संगीन है या ये मामला बहुत संवेदनशील है, तो ऐसे मामलों में यह स्वयं कह देता है कि भाई आ जाओ मेरे पास, ये मामला लेकर आ जाओ, मैं ही जो है कि इसका समाधान कर देता हूं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान है? तो आप देखोगे कि हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो, पॉकेट वीटो होता है, जेबी वीटो जिसे हम कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास भी होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी होता है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति में देखोगे तो ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक जो सबसे पहले 1986 में आया था, उस पर क्या कर लिया था? पॉकेट वीटो रख लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख, आपके निष्काम कर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपके अथर्ववेद में नहीं था, बल्कि मेरे दोस्त यजुर्वेद में था। किसमें था? यजुर्वेद में था।
और गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल होता है, भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है। वैदिक साहित्य जो कि श्रुतियों पे आधारित है, क्योंकि इनको सुनकर लिखा गया, आगे बहुत समय बाद लिखा गया। और दशराज युद्ध की बात करेंगे तो ऋग्वेद का 7वां मंडल इसको वर्णित करता है, और उस समय ये राजा सुदास की टीम जीत जाती है, और ये युद्ध आपके परशुणी नदी के तट पे हुआ था, जिसको आज वर्तमान में रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 की बात करते हैं, तो यहाँ पे महाजनपद है और यहाँ पे राजधानी है। देखिए, अंग की राजधानी आपको चंपा देखने को मिलेगी, और बज्जी की राजधानी आपको वैशाली देखने को मिलेगी, चेदी की राजधानी आपको शक्तिमती देखने को मिलेगी, और मत्स्य की राजधानी आपको विराटनगर देखने को मिलेगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश यानी कि डिक्शनरी ऑफ बौद्धिज्म, तो ये आपके विशुद्ध मग्ग को देखने को मिलती है, और ये जो रचना है ये आपके बुद्ध चरित के द्वारा रची गई है। बुद्ध घोष, बुद्ध चरित तो खुद एक रचना है, बुद्ध घोष के द्वारा इसको रचा गया है, और ये लगभग 5वीं सदी में रचा गया था या इनको लिखा गया था। और कौन सी भाषा में थी, तो पाली भाषा में लिखा गया है। अगर आप देखोगे खुद्दक निकाय के बारे में, तो खुद्दक निकाय क्या है, एक जातक कथा से संबंधित है, और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखी जाती है। बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण ये आपके एक रचयिता हैं जिनका नाम है अश्वघोष, इनके द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा, बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सातवाहन वंश के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। तो यहां पर बस यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि शुंग वंश का अंतिम शासक नहीं था, वो कर्ण वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने रखी थी, और यह सामान्यतः ब्राह्मणवादी धर्म था, मतलब ब्राह्मणवादी संप्रदाय था। नानाघाट पुणे अभिलेख से सातवाहन नरेश हाल से संबंधित है, तो आप देखोगे कि हाल नहीं थे, बल्कि कौन थे? सातकर्णी प्रथम थे। कौन थे दोस्तों? सातकर्णी प्रथम, एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनका जो है कि ये नानाघाट पुणे अभिलेख है, तो यहाँ पे न तो पहला सही हुआ और न ही दूसरा। हालांकि सातकर्णी प्रथम के इस अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करने की जानकारी हमें मिलती है। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ। इससे पहले हम लोगों ने अयोध्या अभिलेख के माध्यम से भी, ये वही अयोध्या जहां हमारे उत्तर प्रदेश में श्री रामलल्ला जी का मंदिर है, तो अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी हमें 2 अश्वमेध करे जाने की जानकारी मिलती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या है? जैसे अगर रणथंबोर विजय की बात करें तो 1301 में की थी इसने। गुजरात विजय की बात करेंगे तो 1297 में की गई थी। मालवा विजय की बात करेंगे तो 1305 में की गई थी, और चित्तौड़ विजय की बात करेंगे तो 1303 में की गई थी। तो इस आधार पे आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले इन्होंने गुजरात विजय को किया, फिर उसके बाद रणथंबोर विजय आती है, फिर चित्तौड़ विजय आती है, और सबसे लास्ट में आती है आपकी मालवा विजय। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस पत्र या पत्रिका के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था? तो ये सोम प्रकाश पत्रिका थी, जो एक आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसके माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने नील आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी नाम से उप कविताएं लिखती थी? मतलब कि मफकी उपनाम से कविताएं लिखती थी। जिस प्रकार से सिकंदर लोदी आपके गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जैबुन्निसा। क्या था? जैबुन्निसा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे शासक है, और उनके समय में आए हुए जो यवन राजदूत थे उनकी बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो मेगास्थनीज आए थे, बिंदुसार के शासन में डाइमेकस आए थे, अशोक के शासनकाल में डायोनिसियस आए थे, लेकिन दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में हेलियोडोरस नहीं आए थे, बल्कि भागभद्र के शासन में आए थे। कब आए थे? भागभद्र के शासन में, जो कि एक शुंग शासक थे, शुंग वंश के शासक थे। हेलियोडोरस के बारे में कहा भी जाता है कि इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जो कि बेसनगर, विदिशा का जो बेसनगर है वहां पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 नंबर का है कि निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देश है और उनकी राजधानी है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्रश्न है। सेशल्स की राजधानी आपको विक्टोरिया देखने को मिल जाएगी। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस देखने को मिलेगी। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ग्रेनाडा की राजधानी लिब्रेविले नहीं होती है, क्योंकि लिब्रेविले की अगर हम बात करें तो एक अफ्रीकी देश है,
गैबन, उसकी राजधानी है लिब्रेविले। लेकिन अगर ग्रेनाडा की बात करेंगे तो ये आप इसकी राजधानी देखने को मिलती है सेंट जॉर्ज। क्या राजधानी देखने को मिलती है? सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति के उदाहरण हैं? देखिए, इनको कहा जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, और अवरोधक का मतलब ही होता है कि बैरियर एक तरीके से, यानी कि रोकना। और ये किस क्षेत्र में है? तो आप देखोगे कुछ इस क्षेत्र में जो है कि आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में आते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और अगर हम महासागर की बात करेंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं ये। तो ये ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि लोकेशन के आधार पर प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो आप देखोगे मैक्सिको आपका है, म्यांमार है, मिस्र है, परंतु भूटान जो कि आपका भारत के भी ऊपर है, ये किसी भी रूप में कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है, ये कर्क रेखा से बहुत ऊपर है। फिर ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ग्रीनलैंड जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, जो एक आर्कटिक ओशन में एक आइलैंड है, और अगर आप देखोगे तो इस पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का है। क्या यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बिल्कुल सही है, ये कनाडा के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीनलैंड है। फिर उसके बाद करते हैं, इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है? तो नहीं मेरे दोस्त, मैंने अभी तो बताया आपको कि इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। किसका है दोस्तों? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। और इसलिए दूसरा गलत हो गया, केवल पहला सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ग्रीनलैंड की राजधानी की, तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 34। यहाँ पे शहर है और झीलों का मिलान है। जैसे थंडर बे की अगर हम बात करें, थंडर बे शहर आपको सुपीरियर झील पर देखने को मिलेंगे, और क्लीवलैंड की बात करें तो ईरी झील पर देखने को मिलेंगे। टोरंटो की बात करेंगे तो टोरंटो आपको ओंटारियो पर देखने को मिलेंगे, और कैसविले की बात करेंगे तो ये ह्यूरॉन में देखने को मिलेंगे। और ये मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो ग्रेट लेक्स थी उनके बारे में मैंने ये पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी काला सागर में गिरती है? तो काला सागर में जो नदी गिरती है वो होती है आपकी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से, जो कि कहाँ पे है? जर्मनी के अंतर्गत है। यहाँ से निकलते हुए ये काला सागर में गिर जाती है। बाकी नदियों की जानकारी भी कवर कर लो। जैसे सीन नदी की बात करेंगे तो ये फ्रांस से निकलती। कहाँ से निकलती? फ्रांस से। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो आपके सीन नदी के तट पर ही अवस्थित है। और ये कहां पर गिरती है? तो ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहां पे? इंग्लिश चैनल में, जो उत्तरी दिशा में बहते हुए जाती है। पो नदी की बात करेंगे तो इसको हम लोग इटली की गंगा भी कहते हैं, इटली की गंगा भी कहते हैं पो नदी को, ठीक है। और ये आल्प्स पर्वत से निकलकर वेनिस की खाड़ी में, जो एड्रियाटिक सागर में जो वेनिस की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। रोन नदी की बात करते हैं अगर हम, तो रोन नदी भी फ्रांस के जूरा पर्वत से निकल के भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो फ्रांस से दो नदियां निकलती है प्रमुख, एक तो निकलती सीन नदी जो आपके इंग्लिश चैनल में जाती है, और दूसरी रोन नदी होती है जो आपके जूरा पर्वत से निकल के भूमध्य सागर की ओर, यानी कि नीचे की ओर बह जाती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही एक ऐसी नदी इन चारों में से, डेन्यूब नदी, जो काला सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस एक देश के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल से बाउंड्री शेयर होती है, भूटान से होती है, बांग्लादेश से, परंतु म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, कौन सा कथन एक गलत है? आदम ब्रिज कह लीजिए या एडम ब्रिज कह लीजिए, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक। पंबन द्वीप एडम ब्रिज का हिस्सा, ये भी सही। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, ये भी सही है। लेकिन एडम ब्रिज उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है, नहीं। एडम ब्रिज के जो उत्तर की बात करें, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एडम ब्रिज है जिसको गंगा सेतु भी, मतलब राम सेतु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, यहाँ पे पाक संधि है दोस्तों, जो पाक की खाड़ी होती है वो स्थित है, जबकि साउथ डायरेक्शन में आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी, जहां के बाद एक श्रीलंका आपको लटकता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य या पाक की खाड़ी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये उत्तर में नहीं होगा बल्कि साउथ में होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो सिंपल सी बात है, आर्कियन चट्टान आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सर्वाधिक ऊंची है? तो इनमें अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जब आप पढ़ते हो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो माउंट एवरेस्ट होती है, जो लगभग 8,848 मीटर की होती है। और दूसरे नंबर पे हम जब पढ़ते हैं तो K2
को पढ़ते हैं, अर्थात K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट की बात करें तो 8,611 मीटर होती है। हालांकि ये वर्तमान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग कहते हैं POK, उसमें स्थित है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा माना जाता है। जब भी क्वेश्चन अगर आएगा तो भारत की सबसे ऊंची ये चोटी माननी है आपको। और तीसरे नंबर पे जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है वो होती है आपकी कंचनजंगा, जो सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पे स्थित होती है। तो इसकी जो हाइट होती है लगभग 8,597 मीटर होती है। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन होता है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल सही है, जो कि गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह भी सही है, और साथ ही साथ ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है। मरमू गोवा एक कृत्रिम बंदरगाह है, नहीं, तो ये कृत्रिम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये किस नदी के ज्वार नदमुख पे है? तो ये ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पे है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है, हाँ यह बिल्कुल सही है, और ये लैगून पर स्थित है। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 41 को देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसेथो के बारे में एक असत्य की बात करते हैं। देखिए लेसेथो क्या है? एक साउथ अफ्रीका कंट्री है, उसी के अंतर्गत ये लैंडलॉक्ड है पूरी तरीके से। आप देखोगे साउथ अफ्रीका को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब सबसे नीचे देखोगे साउथ अफ्रीका कंट्री को, तो वहां पे हिंद महासागर के तट से थोड़ा सा दूर हटके आपको देखने को मिलेगा गोल सा एक अलग ही कलर में लेसेथो देश, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या ये ड्रैंकेसबर्ग पर्वत पर स्थित है? बिल्कुल, और ये साउथ अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण पर्वत भी है। इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे छोटी है। तो जब मेरे दोस्त ये समुद्र से बाउंड्री शेयर करता ही नहीं है, ये लैंडलॉक्ड है, तो इसकी तट रेखा की बात ही करना बेकार है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे शांत घाटियों का देश भी कहते हैं, सही है, और इसकी राजधानी मसेरू है, यह भी सही है, तो बी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थीन परियोजना स्थित है, तो ये रावी नदी पर है। अब देखिए कुछ प्रश्न क्या होते हैं, आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां पे आपको केवल रटना होता है, जहां पे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आती है। 6 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच की बात करता है? तो भाई भारत और इंडोनेशिया के बीच में इससे विभाजन होता है। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये भारत और मालदीव के बीच में है। क्यों? क्योंकि भारत के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है, मिनिकॉय और आपके मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल चलता है। और अगर मैं बात करता हूं, सॉरी 9 डिग्री नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 8 डिग्री रहेगा, बस इसको करेक्ट कर लेना। बाकी जो स्टेटमेंट मैंने सारे यूज किए वो ठीक है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। और उसके भी नीचे आप देखोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट पे क्या है? कार निकोबार है। उसके नीचे देखोगे तो 6 डिग्री होता है, जो कि इंडोनेशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग एक भार हरासी उद्योग है, बिल्कुल। एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, ये सभी भार हरासी उद्योग होते हैं। और भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो यह भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही है कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, तो यहाँ पे परियोजना है और राज्य की बात करते हैं। जैसे अगर मचकुंड की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, चमेरा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सलाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और टनकपुर की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो प्राथमिक उत्पादक की बात करें तो भाई पेड़ पौधे होते हैं जो कि एक स्वपोषी होते हैं। जलीय पारितंत्र के जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय होता है। और अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव चींटी। अब यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहा है, तो देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों कभी भी चक्रीय नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? एक दिशी होता है। यानी उत्पादक स्तर से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, और द्वितीयक से सर्वोच्च उपभोक्ता। और ये 10% के नियम पे आधारित होता है, जिसको लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। इसीलिए सी वाला यहाँ पे गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से उनके पारित या स्थापित होने के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जैसे भारत द्वारा कार्टेजिना प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किया गया है? तो इस पे जो हस्ताक्षर किया गया था भारत सरकार के द्वारा 23 जनवरी 2001 को किया गया था। जबकि जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद के द्वारा कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर 2002 में पारित हुआ। और राष्ट्रीय जैव विविधता ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ये 2003 में स्टैब्लिश हुआ। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक जो होता है, जो धूम कोहरा होता है, इसको स्मॉग कहा जाता है। क्या कहता है? स्मॉग। जो सामान्यतः किससे मिलकर बना होता है? एक फॉग होता है और एक स्मॉग होता है, इनसे मिलकर बनता है। और इसके लिए आप धरातली ओजोन गैस के बारे में कह सकते हो, क्योंकि ओजोन गैस तो बेहतर मानी जाती है, परंतु अगर ये क्षोभ मंडल में स्थित है, जो 10% लगभग होती है, तो ये प्रदूषण का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार कहते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के द्वारा एक निश्चित समय में कितना अधिक पोषण करके भोजन बनाया जा रहा है, उसी को हम बायोमास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जिसको हम MAB कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मानव एंड मतलब कि ये इसका जैव मंडल आगार हो गया। इसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की जाती है और 1971 में इसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। संसद का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, और इसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं, तब उसके बाद ये अपना निर्णय देते हैं। लेकिन अगर यही मामला दल बदल के आधार पे हो जाए दोस्तों, तो उस पर निर्णय करने की जो अधिकारिता होती है, वो या तो राज्यसभा का सभापति होगा या लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो यहां पे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पे राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकते? अब जैसे आर्टिकल 25 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, मतलब धर्म का स्वतंत्रता दी गई है, तो उसमें प्रतिबंध भी लगाए गए कि अगर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, तीसरा होता है सदाचार, लेकिन गरिमा के आधार पे किसी भी प्रकार का निर्बंधन आरोपित नहीं किया गया है, इसीलिए सी वाला ऑप्शन यहां से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य की बात कर लेते हैं। यहां पर इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, तो ठीक है ये बात बिल्कुल। और यह एक सांविधिक निकाय है, तो ये दोस्तों सांविधिक निकाय नहीं रह गया, बल्कि अब क्या बन गया ये, बल्कि अब ये एक संवैधानिक निकाय बन गया है। और आर्टिकल नंबर 338 बी इसके द्वारा ऐड ऑन हो गया है, और उसमें संवैधानिक संशोधन की बात करें तो 102वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2018 में आया था, इसके द्वारा इसे अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो बी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, यह भी सही है। और सभी कथन सत्य हैं, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं होगी, तो बी वाला यहाँ पर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, अर्थात कि जेपीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। हालांकि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करता है, लेकिन इसका गठन संसद विधि बनाकर जो है कि करती है। तो 54 का सी हो जाएगा। सेबी की बात करेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कौन सम्मिलित है? तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज होता था, किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना भी इसमें शामिल है। प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक लगाना भी जरूरी है। प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना भी जरूरी है। और यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 56 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो इसको आप कहोगे अभ्रक, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बिजली के लिए कोई अच्छा नहीं माना जाता, उसका ही कुचालक होता है। नेक्स्ट है, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो ये जो सहकारिता आंदोलन था दोस्तों, ये आपके सबसे पहले शुरू किया गया था एग्रीकल्चर क्रेडिट के संबंध में, अर्थात कृषि साख के संबंध में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मुद्रास्फीति की अवस्था अगर होगी तो किस वर्ग को हानि होती है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है थोड़ी सी महंगाई होना, अर्थात समय के साथ जो महंगाई होती है वस्तु की कीमतों में, उसे। तो उत्पादक वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि अगर वो वस्तु को पैदा कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसकी वस्तु क्या है, थोड़ी महंगी बिके, चाहे वो किसान वर्ग हो। व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि भाई मैंने अगर कोई थोक मूल्य में जो है कि सामान खरीदा है, तो जब मैं फुटकर में उसे बेचूं तो थोड़ा महंगा बिके तो मुझे प्रॉफिट है। ऋणी को भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अगर लोन ले रखा है 10 लाख रुपए, अगर किसी व्यक्ति ने, और वो एक लंबे समय बाद 2-4 साल बाद जमा करता है, तो 10 लाख रुपए ही जमा करेगा, थोड़ा बहुत उस पर ब्याज देगा, लेकिन अगले 2-4 साल बाद उस वैल्यू का क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो चुका होता है। लेकिन वेतनभोगी जो कर्मचारी होते हैं, उनकी उस मात्रा में तनख्वाह नहीं बढ़ती, उनकी सैलरी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ रही होती है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका
59 मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई के द्वारा गठित की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है तो वो होता है आपके विनिमय दर में स्थायित्व रखना, विकास एवं मूल्य स्थिरता बनाए रखना और इनके साथ साथ रोजगार का भी सृजन करना, इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। एफडीआई के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये अवसंरचनात्मक होता है, यानी इससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, इससे भौतिक पूंजी का भी निर्माण होता है, लेकिन अल्पकालिक निवेश नहीं होता है मेरे दोस्त, ये एक दीर्घकालिक निवेश होता है, जबकि अल्पकालिक निवेश के रूप में एफआईआई को काउंट किया जाता है और इसका आय एवं रोजगार पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जितना अधिक जो है कि एफडीआई आएगा उतना ही अधिक हमारे रोजगार भी क्रिएट होगा और आय का भी सृजन होगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होने लगती है। अब सरकारी व्यय सरकार को अगर करने तो वो क्या करती है कि जो भारत के अंतर्गत जो बैंकें होती है, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनसे पैसा लेकर और क्या करती है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है या पूंजीगत रूप में या किसी भी तरीके से। और इस वजह से बैंकों के पास जब पैसा नहीं बचता है और जब प्राइवेट सेक्टर उन बैंकों से पैसा लेने जाते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना, हमें लोन दे दीजिए, तो सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं भाई हमारे पास अब कोई पैसा नहीं बचा क्योंकि सरकार अपना सारा पैसा ले जा चुकी है। तो इस वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है कि देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए पारित किया गया था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था। मैंने यही बात आपको बताई थी पहले कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, लेकिन ये जो हरिजन पत्रिका है ये आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। किसमें थी दोस्तों मेरे, अंग्रेजी भाषा में। वहीं अगर मैं बात करूं हरिजन बंधु की, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस प्रश्न को, हरिजन बंधु आपकी गुजराती लैंग्वेज में थी। और अगर मैं केवल बात करूंगा हरिजन सेवक की, ठीक है, हरिजन सेवक की, तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी। तो ये जरा याद रख लेना। तो यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए अहमदिया आंदोलन की बात करेंगे तो मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने इसको शुरू किया था 1839 में। देवबंद आंदोलन कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने शुरू किया था, ये आपके 1867 में सहारनपुर में शुरू किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन मेरे दोस्त एनी बेसेंट ने नहीं शुरू किया बल्कि हेनरी विवेन डेरेजियो ने शुरू किया था, हेनरी विवेन डेरेजियो ने। और नामधारी आंदोलन यह राम सिंह ने शुरू किया था। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 69 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है। तो अगर आप देखोगे कृषि प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की बात करेंगे जो कि फजलुल हक के प्रयासों से हुई थी, तो 1929 में। बारदोली सत्याग्रह जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था 1928। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको हम लोग एटक बोलते हैं 1920 में स्थापना हुई थी इसकी। और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, होम रूल आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। और इस आधार पे सबसे लास्ट में जो घटना घटित हुई वो कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना थी। नेक्स्ट आपका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्ड आया इसकी बात करेंगे तो नागपुर अधिवेशन जो 1891 में किया गया था, इस दौरान इसको जोड़ा गया था। और इसकी अध्यक्षता आपके पी आनंद चार्लू महोदय ने की थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सूची और सूची 1। देखिए अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा दोनों में अंतर होता है। अगस्त प्रस्ताव आपके 1940 में लाया गया था लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा। अगस्त घोषणा की बात करेंगे तो 1917 में लाया गया था, ये मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करेंगे तो 16 अगस्त 1946 को मनाई गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। और सांप्रदायिक निर्णय की बात करेंगे तो ये भी आपका 16 अगस्त को आया था, परंतु यह आया था 1932 में। और रैमजे मैकडोनाल्ड जो वहां के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। तो इस आधार पे आप देखोगे इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एनएससी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, तो 2005 में की गई थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2001 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था बहुत फेमस सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी के द्वारा यह सिफारिश की गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं
कि यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार है परंतु उस मजदूरी दर पे भी उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कि मतलब आप काम करने को तैयार तो हो लेकिन आपको काम मिल भी नहीं रहा है तो अनैच्छिक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो सामान्यतः हमें कहां पे देखने को मिलती है, कृषि में एक्स्ट्रा श्रमिक कह दो, यानी कि कृषि में क्या हो गया, अतिरिक्त जो लेबर लगे होते हैं वो होते हैं, मतलब कि उनके कृषि में शामिल होने के बाद भी कोई बहुत बड़ा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है दोस्तों, जब आप जॉब को स्विच करते हो, जैसे एक जॉब में पहले से ही हो और दूसरे जॉब में जब आप शिफ्ट करते हो तो उस दौरान बीच में क्या होता है 3-4 महीने आपको सैलरी नहीं मिलती तो आप अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हो क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। कुछ योजनाएं हैं और उनकी कालक्रम लगाना है। जैसे अमृत योजना की मैं बात करूंगा तो ये 15 नवंबर 2015 को शुरू हुई थी और अटल पेंशन योजना की बात करूंगा तो ये 9 मई 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की बात करूंगा तो 5 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और सक्षम योजना की बात करूंगा तो 28 सितंबर 2016 को हुई थी। तो इस आधार पे आप देखोगे 1 2 3 चारों में तो 2 1 4 3 आपका कूट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी, बिल्कुल, और ये चाइना के नेतृत्व में हुई थी और इसीलिए इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में। कहां देखने को मिलेगा, बीजिंग में। इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर होता है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। और इसी आधार पे आपको चाइना पहले नंबर पे देखने को मिलेगा और इंडिया आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, न तो पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट पूछा था किस समिति की सिफारिश पे वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी, तो ये आपकी समिति थी विजय केलकर समिति। अगर मैं बात करता हूं आरआरबी की, आरबीआई की नहीं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये 1975 में शुरू किए गए थे और उस समय नरसिम्हन समिति की सिफारिश से शुरू किए गए थे। हालांकि विजय केलकर की समिति पे 87 में इसको बंद कर दिया गया। 72 प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक बेमेल है। खाद्य मिलावट निरोधक कानून की बात करते हैं तो 1954 सही है। ट्राइफेड की बात करें 1987 सही है। एगमार्क एक्ट की बात करते हैं 1937 सही है। लेकिन राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की बात करेंगे तो 1986 नहीं दोस्तों, बल्कि 1988 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, जिसको 31 जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होता है, उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आर्थिक मामलों का विभाग होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक मामलों का विभाग है और इनके जो प्रमुख होते हैं, जो सीईओ होते हैं, मेन मुख्य आर्थिक सलाहकार जिनको कहा जाता है, उन्हीं के निर्देशन में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 74 की ओर। जैविक समुदाय प्रदर्शित करता है। किसे जैविक समुदाय प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई, तो इसका हो जाएगा एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी परस्पर क्रियाएं जो होती हैं वही जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 75, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है, तो ये हो जाएगा आपका घरेलू अपशिष्ट। क्योंकि घरेलू अपशिष्ट में जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, किचन में जो निकलते हैं आपके खाद्य पदार्थ सामग्री, ये सामान्यतः प्रदूषक तो होते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, साल 2 साल 3 साल में ये खत्म हो जाते हैं। और अगर सब्जी वगैरह खाना वगैरह हो गया तो ये तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक। लेकिन रेडियो सक्रिय तत्व, भारी धातुएं, डीडीटी, ये लगभग हजारों साल तक बनी रहती हैं और ये प्रदूषण बना रहता है, ये समाप्त ही नहीं होता। नेक्स्ट आपका कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो भारत के जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल जी को कहा जाता है। भारत का बर्डमैन यानी पक्षीमैन सलीम अली जी को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पीपल फॉर एनिमल की स्थापना, यानी कि लोगों को एनिमल के लिए जीना चाहिए, तो ये वंदना शिवा नहीं। हालांकि वंदना शिवा भी एक बहुत बड़ी पर्यावरणविद है, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए था वो मेनका गांधी जी का होता है। मेनका गांधी जी जो वरुण गांधी जी की माँ है, और मेनका गांधी जी पीपल फॉर एनिमल की स्थापना करती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल का गठन, यानी कि IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में होती है। हालांकि इसकी स्थापना 2 संस्थाएं मिलकर करती हैं। एक संस्था होती है यूनेप और दूसरी होती है वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO और यूनेप ये दोनों मिलकर IPCC का गठन करती है 1988 में। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक लॉरेंस वक्र का, एक गिनी गुणांक का। तो यहां पे A और C बिल्कुल सही है। अब यहां पर पूछा जा रहा है भारत में औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? तो 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया था। और संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी उद्यम का संयुक्त रूप। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग NSE बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? मुंबई में है। और ये जो 1992 में गठित किया गया था, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था फेरवानी। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। तो फेरवानी समिति 1991 की सिफारिश के आधार पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। यहाँ पे संस्था, संगठन या अधिनियम है। कपार्ट की बात करेंगे तो 1986 में गठित होता है। FRBM एक्ट 2003 में आता है। फेमा जो कि फेरा को हटा के 2003 में आता है। और एक्सिम बैंक 1982 में आता है, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक जिसे हम कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गोईपोरिया समिति की बात कर लेते हैं। तो गोईपोरिया जो समिति है ये आपके बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। और इसका जो रिपोर्ट आया था वो आया था आपका 1991 दिसंबर 1991 में आई थी। चोलों की राजधानी उरैयूर प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए? कपास के व्यापार के लिए। हालांकि चोलों की एक और राजधानी थी जिसका नाम है तंजावुर, लेकिन जो उरैयूर राजधानी थी ये आपके कपास के व्यापार के लिए फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे। जैसे कुछ स्थल खंड है, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यहां से आपको हाथी का कपाल खंड भी देखने को मिलता है। लोथल की बात करेंगे तो यहां से आपको फारस की मोहर भी मिलती है। हालांकि यहां से युगल समाधान और गोदीबाड़ा भी मिलते हैं। और कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा से आपको अग्निकुंड भी मिलता है जो कि घग्गर नदी पे राजस्थान में स्थित है। बनावली की बात करेंगे तो यहां से आपको हल की आकृति देखने को मिलती है। इस आधार पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वरुण, क्योंकि वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। क्या कहा था? ऋतस्य गोपा। अब गोपा मतलब हो गया राजा और ऋतस्य का मतलब हो गया ऋतु का संतुलन करने वाला राजा। और इसको जल और समुद्र का देवता भी माना जाता है वरुण को। नेक्स्ट आपका है 86 अभिलेख और संबंधित व्यक्ति। प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसकी रचना किसने की थी मेरे दोस्त? तो हरिसेन महोदय ने की थी, जो कि इसके दरबारी लेखक थे। विलसण स्तंभ लेख की बात करेंगे तो ये कुमारगुप्त से संबंधित है। जबकि भीतरी स्तंभ लेख की बात करेंगे तो ये स्कंदगुप्त में स्थित है और स्कंदगुप्त का है और ये गाजीपुर में स्थित है भीतरी स्तंभ लेख। पूना ताम्रपत्र की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती है। स्वविवेक का मतलब क्या हो गया? जहां पर सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब भी किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाता है, उस आधार पे अगर आप देखोगे तो इसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की आजादी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी है? तो 13 महारत्न कंपनियां हैं अभी भी। जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं ये 14 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और अगर हम नवरत्न कंपनियों की बात करते हैं तो नवरत्न कंपनियां हालांकि 25 हो चुकी हैं। ये मैं डाटा आपको अगस्त 2024 के अनुसार बता रहा हूं। सितंबर में अगर एक आध आ गई हो तो अलग बात है, मुझे अभी अपडेट नहीं है। लेकिन इनके लिए स्वविवेक का अधिकार है कि अगर कोई कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल में वो 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी भी जगह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कहां क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे भारत में ही केवल 4,992 किलोमीटर स्क्वायर पाया जाता है कितना? मैंग्रोव, जो कि भारत के क्षेत्रफल का केवल 0.15% ही होता है पूरे भारत का। लेकिन अगर हम सबसे अधिक की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आपका गुजरात आता है, थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ नंबर पे आपका राजस्थान। ये आपका क्रम है मैंग्रोव वनस्पति के विकास का। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे, खनिज और शीर्ष उत्पादक देश। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे
तो ये अमेरिका में आएगा। लौह अयस्क की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। स्वर्ण की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा और हीरे की बात करेंगे तो रूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। बिल्कुल, क्योंकि सीपीआई के बारे में पूछ रहा है और सीपीआई में आपको पता है कि गुड्स को भी शामिल किया जाता है, साथ ही साथ सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। क्योंकि सीपीआई का मतलब हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और हम और आप क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। हमें गुड्स की भी आवश्यकता होती है, सर्विसेज की भी आवश्यकता होती है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि हमें ये सर्विस जो है कि अब महंगी मिल रही है, कहीं जैसे रेलवे की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, एविएशन की सर्विस हो गई या किसी भी तरीके की, तो हमारे लिए क्या होता है, ये थोक मूल्य सूचकांक से ज्यादा व्यापक है। ऐसा क्यों? क्योंकि डब्ल्यूपीआई में ओनली केवल गुड्स की बात की जाती है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पहला तो सही हो गया। थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल, इसमें सेवा नहीं केवल वस्तु शामिल की जाती है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है? तो ये डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य होता है और डब्ल्यूटीओ की स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी। और किसको रिप्लेस किया गया था? गेट को रिप्लेस किया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देना कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो की जा रही थी 1987 से ही कौन सी ऐसी वार्ता चल रही थी जिसके परिणाम स्वरूप इसका गठन किया जाता है? ऑप्शन देता हूं आपको, दोहा वार्ता थी, कतर वार्ता थी या फिर उरुग्वे वार्ता थी। इन तीन में से कौन सी वार्ता थी जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में डब्ल्यूटीओ का गठन हो जाता है? अगला प्रश्न है, किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011-12 में जोड़ दिया गया था। 93 में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ही ये सारे के सारे स्थान स्थित हैं। जैसे वीपा की बात करोगे तो बॉक्साइट के लिए है, ब्रोकन हिल की बात करोगे तो जस्ता चांदी लेड के लिए है, पिलबरा की बात करोगे तो लॉ एस के लिए, लेकिन दोस्तों ओलंपिक डैम खान ये आपके यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। जबकि सोने के लिए क्या है? कुलगार्डी और कालगोरली, ये दो प्रमुख खान है सोने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो नहीं मेरे दोस्त, ये उत्तर में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तर में स्थित है, इसलिए इसका केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में जो पठारी मैदान होता है, एक तरीके से कह सकते हो पर्वतीय मैदान में भी, उसी के अंतर्गत ये पाई जाती करेवा भूमि, जो कि जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी किसके बीच बहती है मेरे दोस्त? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। अगर आप देखोगे तो लद्दाख श्रेणी कुछ इस तरीके से होती है और जास्कर श्रेणी कुछ इस तरीके से होती है। ये आपकी जास्कर श्रेणी हो गई, ये आपकी लद्दाख श्रेणी हो गई, और इसके बीच में ये सिंधु नदी बह रही है, सिंधु नदी। और यहीं पे नुब्रा से निकलने वाली एक श्योक नदी भी इसकी महत्वपूर्ण एक सहायक नदी हो जाती है। तो डी हो जाएगा। 97 में देखेंगे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हैं। जैसे शिलांग के पठार की बात करेंगे जो मेघालय में स्थित है, तो उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन या सदाहरित वन कह सकते हो। पश्चिमी घाट का ढाल उष्ण कटिबंधी आर्द्र मानसूनी वन कह सकते हो। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा ज्वारीय वन। अब यहाँ पे ज्वारीय का मतलब यहाँ पे ज्वार की बात नहीं हो रही, ज्वारीय वन का ही दूसरा नाम भी होता है, कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग मैंग्रोव वनस्पति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ज्वारीय वन ही कच्छ और मैंग्रोव वनस्पति के अन्य नाम होते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो बनता है वहां पे यही सब पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश जो उष्ण कटिबंधी शुष्क मानसूनी वन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 98। धारणीय विकास का जो लक्ष्य है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था Rio+20 सम्मेलन 2012 में प्रस्तावित किया गया था। 99 में कौन सा सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात करें, एजी टॉन्सले ने 1935 में ये टर्म्स दे दी थी। 10% का नियम ओडम ने नहीं दिया था, मैंने अभी आपको बताया था कि लैंडमैन महोदय ने दिया गया था। अनुक्रमण या जीवी अनुक्रमण या बायोटिक अनुक्रमण जिसे कहते हैं 1916 में दिया गया था क्लीमेंट के द्वारा। साथ ही साथ बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये डब्ल्यू रोजन ने दिया था, WG रोजन ने। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, जो कि सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, IUCN प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है, बल्कि महासभा का एक पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त संस्था है। IUCN की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त,
तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई है और इसके द्वारा रेड डाटा बुक का क्या किया था, पब्लिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 में देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग एक उत्सर्जित होता है तो वेटलैंड से होता है। लगभग 76% से अधिक वेटलैंड्स के द्वारा ही मीथेन उत्सर्जन किया जाता है, जबकि हाइड्रेट्स, धान के खेत, समुद्र, इन तीनों में भी मीथेन मिलता है, लेकिन सर्वाधिक आर्द्र भूमि के द्वारा इसका निष्कासन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? तो जूल इसका मूल मात्रक नहीं है, जबकि एम्पियर, केल्विन और कैंडेला होता है। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पे, आकार पे, डिजाइन पे, रूप पे निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक कृत्रिम सोना है? हालांकि कृत्रिम सोने की बात करें तो Cu+Al हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, पारा धातु को चांदी के पात्र में नहीं रखा जाता, बिल्कुल इसे लोहे के पात्र में रखा जाता है, और पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, यह बात सही है। तो इसलिए आप देखो कि पहला तो गलत हो गया और आर सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सही। हालांकि पारा का एक अयस्क होता है जिसका नाम क्या होता है, आपने शायद सुना भी होगा या नहीं भी, तो सिनेबार कहते हैं। ये पारा का अयस्क होता है जहां से हमें पारे की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखोगे काली खांसी रोग प्राय होते हैं। जो काली खांसी का जो रोग होता है वो आपका किसके द्वारा होता है? ये आपका हवा के द्वारा होता है, और इसमें एक जो जीवाणु होता है उसका नाम है दोस्तों हीमोफिलस पर्टूसिस। क्या नाम है उसका? हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 107, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, फरवरी 2006 में हुआ था, फरवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 108 है, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये आप देखोगे 2014 में शुरू किया गया था। हालांकि इसको सबसे पहले तो शुरू किया गया था 1988 में, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2011 में बंद कर दिया गया, परंतु फिर से जब मोदी सरकार आती है तो इन्होंने फिर से इसको शुरू कर दिया 2014 में। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? 0%। और क्विक सिल्वर किसको कहता है? पारे को कहता है, जिसमें सिल्वर की मात्रा होती ही नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी ST जनसंख्या वाला जो जिला है वो बागपत है। किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसमें 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अकॉर्डिंग मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतियों का गठन आवश्यक नहीं है? तो 20 लाख। अगर 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो वहां पे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के गठन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको ग्राम स्तर पर और जिले स्तर पर गठित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? तो देखिए, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति को अब समाप्त कर दिया गया है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे वो, उन्हीं के सरकार में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं, यदि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा, बिल्कुल सही है, और उसका फैसला अंतिम होगा, यह भी सही है, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो ये बात गलत है दोस्तों। अब इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, और ये निर्णय आपको 1994 में किसमें दिया था? 1994 में दिया था। कौन सा प्रसिद्ध केस था? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये आपके DPSP में मिलेगा, आर्टिकल नंबर 51 में। लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित विधेयक क्या होंगे? सामान्यतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पारित किया गया या प्रस्तुत किया गया या वहीं पर अभी लंबित है, वो लोकसभा में आया ही नहीं किसी भी समय, तो इसलिए वो बचा रहेगा। अगला प्रश्न है 116 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किया गया? यानी नरेगा में महात्मा गांधी जोड़कर मनरेगा किया गया। इसको 2 अक्टूबर 2009। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट आपका सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा जोड़कर किसानों को डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया। कब? तो 2019 में किया गया। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1952 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 119 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे
लोकसभा अध्यक्ष रहे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे नीलम संजीव रेड्डी जी, हालांकि ये सभी राष्ट्रपति बने हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी बने, वीबी गिरी भी बने, वेंकटरमन भी, लेकिन ये कभी लोकसभा के स्पीकर नहीं थे। जबकि नीलम संजीव रेड्डी जी लोकसभा के स्पीकर भी थे और साथ ही साथ ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था। नेक्स्ट है आपको तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 के वर्ष में 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी हुई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2011 में 919 शिशु लिंगानुपात है और 2001 में अगर आप बात करोगे तो ये 927 था, जो कि 8 अंकों की क्या देखने को मिली? गिरावट देखने को मिली है। तो इसलिए पहला तो सही हो गया। दूसरा है कि सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो 979 के साथ नागालैंड है, ये सही है। अच्छा, न्यूनतम की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा हो जाएगा, जिसमें 829 लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1% तक लाना है? तो 2025 इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है स्थापना वर्ष, जैसे नाफेड की स्थापना 1958 में हुई है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, लीड बैंक योजना की स्थापना 1969 में और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई है। तो इस आधार पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। यहाँ पे अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के या तो बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, अर्थात ए और सी सही है। इस अधिप्राप्ति मूल्य को हम क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। प्रोक्योरमेंट प्राइस ये वही मूल्य होता है जिस पे सरकार क्या करती है? किसानों से अनाज को खरीदती है। सरकार किसानों से अनाज को खरीदती है, इसी को हम प्रोक्योरमेंट प्राइस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 125, पंचवर्षीय योजना और मॉडल की बात करें तो पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हैरट डॉवर मॉडल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे, पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर पे और आठवीं आपके जॉल डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां तक आपने देखा कि 125 क्वेश्चन आपने पूरे कंप्लीट किए। अब इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको कहीं ना कहीं अप्रैल अगस्त 2023 के हैं, जबकि आपका पेपर अक्टूबर में होने वाला है। तो आपको जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़नी है, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के करंट अफेयर्स के क्लास भी मैं करा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स में घटनासार के, तो उन्हें जरूर देख लेना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे दिया गया है जहां पर इसकी पीडीएफ आपको क्लास पोस्ट होने के बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।